कैसे हैं आप लोग। थैंक यू जिसने भी मुझे पिछली दफ़ा कमेंट किया था मेरे लेक्चर पे। तो बड़ी खुशी होती है मुझे आप लोग अगर कुछ लिखते हैं तो। अच्छा, आज मैंने आपके लिए एक लॉन्ग केस प्रिपेयर किया है स्टमक हार्ट डिजीज़ का। ठीक है, इसको देख लेते हैं। वैसे मैंने इसमें स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर कर दिया है और थोड़ा सा हम ऐसे डिस्कस कर देंगे एमआई। ठीक है, तो स्टमक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट अगर आपके पास आए, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से आ सकता है। हो सकता है डायबिटिक हो, रीनल डिजीज़ हो, फिर उसके साथ स्टमक हार्ट डिजीज़ हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए क्या क्या पूछना है आपने। ठीक है, तो वही मैं जैसे आपको बताती हूँ ताकि आप हमेशा याद रखें। बायोडाटा से शुरू करते हैं। नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशियो इकोनॉमिक से पूछ लिया आपने। फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, जाहिर बात है अगर स्टेबल एंजाइना होगा उसको। तो टिपिकल पेशेंट जो होता है ना एंजाइना का, मोर देन 50 ईयर्स ऑफ मेल होता है या फिर 60 यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है, जब रिस्क जो है वो आदमियों के बराबर ही हो जाता है औरतों में, वरना तो बिफोर मेनोपॉज इट इज़ वेरी अनकॉमन। तो 60 ईयर्स ऑफ एज in women who complains of chest discomfort, usually described as heaviness, pressure, squeezing, smothering or choking and rarely as frank pain। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो आपको, आप अगर उससे पूछेंगे तो वो बताएगा इस तरह की उसको हैवीनेस या प्रेशर चेस्ट में महसूस होता है। और जब पेशेंट को आप कहें कि लोकलाइज करके दिखाओ तो वो आपको अपनी या तो क्लेंच फिस्ट रखता है टिपिकली ओवर द स्टर्नम, और जो है ना वो इंडिकेट करता है कि स्क्वीजिंग या सेंट्रल सबस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होती है। अगर ये वाला साइन वो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं लिविंग साइन। तो एंजाइना टिपिकली लास्ट फॉर 2 to 5 minutes एंड रेडिएट्स टू आइदर शोल्डर, ज़्यादातर लेफ्ट में भी जा सकता है, बोथ आर्म स्पेशली टू द अनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो बहुत ही क्लासिकल है। ठीक है, और कहाँ रेडिएट कर सकता है? बैक में, इंटरस्कैपुलर रीजन में, रूट ऑफ नेक में, जॉ, टीथ और एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, एंजाइना इज रियरली लोकलाइज्ड बिलो द अम्बिलिकस और अबव द मैंडिबल, यानी कि गर्दन में जा रहा है, रूट ऑफ नेक में, जॉ में भी पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। Although the episodes of angina typically are caused by exertion, यानी कि exercise, hurrying, sexual activity और emotion, stress, anger, fright और frustration, इसमें हो सकता है उसको, जब मतलब ये कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए तो। And it is always relieved by rest और it may also is relieved by nitroglycerin. Also may occur at rest and while patient is recumbent, उसको कहते हैं angina decubitus. It may also occur after heavy meal, exposure to cold or walking uphill. The patient may be awakened at night by typical chest discomfort and dyspnea, इसको nocturnal angina कहते हैं। Angina typically relieved by rest or taking nitroglycerin। ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिक 3-4 सवाल आपने पूछना है कि पेन कैसा है, कब होता है, कहाँ लोकलाइज है, रेडिएट करता है या नहीं, और रिलीव कैसे होता है। ठीक है, चेस्ट पेन वुमेन Chest pain in women and patients with diabetes mellitus, angina pectoris may be atypical in location and not related to provoking factors. This symptom may exacerbate and remit over days, weeks or months. The history of typical angina pectoris establishes the diagnosis of ILT until proven otherwise. यानी कि अगर कोई इतनी स्पेसिफिक हिस्ट्री दे रहा है एंजाइना की, तो जाहिर बात है कि आप सिर्फ हिस्ट्री और आगे जब एग्जामिनेशन करेंगे तो उसी में जो है डायग्नोसिस आपकी बन जाती है स्टमक हार्ट डिजीज की, अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, पता नहीं मैं अभी आपको बता दूं या आगे चल के बताऊं। भाई मैंने तो देखा है इतना, मतलब बुरा कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे तो समझ में नहीं आता ना, मतलब कह रहे हैं ना कह रहे हैं कि नहीं है। अरे भाई एक्सक्लूड करें ना, अगर पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स भी हैं, डायबिटीज़ भी है और जो है वो हाइपरलिपिडीमिया भी है, तो आप स्टमक हार्ट डिजीज़ अगर उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो ऐसे ही बस आपको उसको भेज देंगे। इवन बड़े बड़े अस्पताल जो यानी कि कार्डियक हॉस्पिटल्स ना, उसमें भी मैंने देखा ना पेशेंट को कुछ सही से बताते ही नहीं है। काउंसिल तो करें ना भाई, है कि नहीं है। आपको पता है कि ईसीजी में नहीं भी आ सकता, सही नॉर्मल आ सकती है, तो एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते ना उससे। तो फिर जो उसके स्टेप्स हैं वो पेशेंट को एक्सप्लेन क्यों नहीं करते कि वो कब करना है, कब उसको में मेडिसिन देनी है, कब जो है उसकी क्या होनी चाहिए। अभी आगे आप देखें तो बहुत मेरे पास पेशेंट आते हैं, इतने बेचारे रुल रहे होते हैं,
हर वक्त चेस्ट पेन हुआ, कार्डियोवैस्कुलर चले गए या कहीं चले गए तो पाओ पाओ बस, फिर आगे फिर ना कुछ उनको बताया कि भाई आपको है या नहीं है, एक्सक्लूड कर दें, नहीं उस वक्त कह देंगे बस नहीं आपको अभी तो नहीं हो रहा। बहुत पास्ट हिस्ट्री में आप क्योंकि उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पहले से तो नहीं है, एस्थमा, पास्ट सीरियस इलनेस, हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी, ये आप ले लेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में हैबिट्स, एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, नंबर ऑफ सिगरेट पर डे एंड ड्यूरेशन, हमेशा मैं आपको बताती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है HbA1 की डिक्लाइन से, तो ये ज़रूर पूछते हैं। हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन और एनी अदर ड्रग एडिक्शन, हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जीज, हर पेशेंट से आपने पूछना है। अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाइए। फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बिगिन ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट। देयर मे बी साइंस ऑफ एनीमिया, एनलार्ज थायराइड डिजीज तो नहीं है उसको, और निकोटीन स्टेन्स ऑन द फिंगर टिप्स इन सिगरेट स्मोकर्स, ठीक है, सब में नहीं, लेकिन ये जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उनमें मिल भी सकते हैं। एग्जामिनेशन में भी अनरिमार्केबल इन पेशेंट विद स्टेबल एंजाइना व्हेन दे आर एसिम्प्टोमेटिक, जाहिर है आपके पास हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं, हिस्ट्री दे रहे हैं सिर्फ, तो उनको कुछ नहीं भी हो सकता। विद इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज इन पेशेंट्स एंड और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, clinician should search for evidence of atherosclerosis at other sites such as abdominal aortic aneurysm के लिए आप सुने, carotid arterial bruit आप एग्जामिनेशन में देखें, diminished pulses तो नहीं है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस सच एज xanthelasma या xanthomas तो नहीं है, यू शुड सर्च फॉर देम, ठीक है, तो आपको नज़र आ जाएंगे। और हाँ तो मैं आपने देख लिया कि xanthelasma और xanthomas तो नहीं है। कंपेयर द पल्स एंड ब्लड प्रेशर बिटवीन द आर्म्स, टू आर्म्स में कोई डिफरेंस आ रहा है, और पल्सेस भी आपको करनी है दोनों, मतलब आर्म्स में फ़र्क तो नहीं आ रहा, और आर्म्स और लेग्स में, जिसको हम कहते हैं ना ब्रेकियल इंडेक्स, जो आप देख रहे होते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के लिए। अब वाइटल साइंस में आप देखें, ब्लड प्रेशर आप नोट कर लें, ठीक है, बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंसिव है पेशेंट, पहले से आपको हिस्ट्री दी हुई है, तो एक रिस्क फैक्टर तो है ना इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का। पल्स देखिए, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ठीक है। कार्डियक एग्जामिनेशन सबसे पहले आ जाए। इंस्पेक्ट करें आप चेस्ट को, और यू शुड फोकस ऑन द साइंस ऑफ एलिवेटेड राइट हार्ट प्रेशर, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन तो नहीं है, कार्डियक फेलियर के साइंस आपको नजर तो नहीं आ रहे, पेरिफेरल एडिमा तो नहीं है। Patient with ischemic heart disease can present with cardiomegaly and heart failure secondary to the ischemic damage of left ventricular function, left ventricular myocardium that may have caused no symptoms before the development of heart failure, ठीक है, तो नहीं भी उसको कोई symptoms हो सकते ना, ये सब कुछ हो गया तो भी। Palpation में may reveal cardiac enlargement, displaced apex beat में भी मिल जाएगी आपको, and abnormal contraction of the cardiac impulse, यानी कि LV डिस्काइनेसिया तो नहीं है, वेंट्रिकुलर हीव और एनी थ्रिल ऑन द प्रीकॉर्डियम आपको मिल सकती है, ठीक है, और कुछ नहीं भी मिल सकता। ऑस्कल्टेशन में अनकवर आर्टीरियल ब्रूइंग, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड, एंड इफ एक्यूट इस्कीमिया और प्रीवियस इन्फेक्शन हैज इम्पेयर्ड पेपिलरी मसल्स and apical systolic murmur due to mitral regurgitation, breast hurt in patients in left lateral decubitus position, accentuated pulmonic component of second heart sound, crackles of pulmonary edema, left ventricular dysfunction, S3 and S4 gallops and valvular disease, उसके आपको मरमर वगैरह मिल सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देख लीजिए, वही इंस्पेक्शन किया, फोकस ऑन सिमेट्री of movements and shape of chest, palpation, tracheal position, chest expansion, apex beat देख लिया आपने, percussion, dullness, indicative of pleural effusion, मतलब ये कुछ भी मिल सकता है आपको, नहीं भी मिल सकता। Auscultation, any wheezes, rales, कोई भी abnormal sounds आपको आ रहे हैं नहीं। Abdominal examination में आपने inspect कर लिया, when patient in the supine position, it should be noted whether there is a paradoxical movement of abdomen, sign of diaphragmatic weakness, inspect for any asymmetry, palpation आपने कर ली, tenderness तो नहीं है, visceromegaly तो नहीं है, percussion कर ली, any fluid thrill, shifting dullness, auscultation यहाँ पे भी आपको aortic bruit के लिए भी देख लेना चाहिए, ठीक है, कि aneurysm of aorta में आपको मिल सकती है, और forgot sounds। Nervous system it may be normal और patient may present with complications, तो आपको जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कैसे कराएंगे आप?
Although the diagnosis of ischemic heart disease can be made with high degree of confidence from the history and physical examination, a number of simple laboratory tests are helpful. CBC आप करा लें क्योंकि एनीमिया होता है तो उसमें भी एंजाइना बहुत प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर सही नहीं है, जाहिर बात है तो और ज़्यादा पेशेंट में जो है ना वो ख़राब होगा एंजाइना. CRP elevated level is an independent risk factor for ischemic heart disease. Urine for microalbuminuria, lipid profiles, cholesterol, LDL, HDL, triglycerides सब देख लीजिए, fasting blood sugar, HbA1c, creatinine, thyroid function test, chest X-ray for consequence of ischemic heart disease such as cardiac enlargement, ठीक है वो मिल गया आपको, ventricular aneurysm और signs of heart failure. अब जो है, अब जो मैं बात कह रही थी ना आपसे, ये तो आपको हिस्ट्री में ही आपकी डायग्नोसिस बन गई ना इस्केमिक हार्ट डिजीज की, अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है. अब आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराया तो 12 लीड ईसीजी आपने रिकॉर्ड किया ब्रेस्ट में. अब वो तो नॉर्मल भी आ सकते हैं ना, एंजाइना में तो वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, तो आप कह देंगे पेशेंट को नहीं आपको कोई एंजाइना नहीं, आप एक्सक्लूड कर देंगे नहीं. बट देयर मे बी साइंस ऑफ एन ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अगर उसको पहले से हो, और डायबिटिक पेशेंट अगर हो तो उनको चेस्ट पेन की भी स्क्रीन देते हैं, लेकिन आप जैसे देखें उसमें और क्यू वेव्स आ रही हैं तो जाहिर है उसको साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ हुआ है पहले से, उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज कंफर्म हो गया आपका. लेकिन नॉर्मली जो पेशेंट एंजाइना की चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा है उसका आपने ईसीजी करवाया ब्रेस्ट पे तो बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है, ठीक है. Although repolarization abnormalities जैसे ST segment, T wave changes as well as left ventricular hypertrophy, अगर उसको prolonged history है hypertension की तो मिल सकती है, and disturbance of cardiac rhythm or intraventricular conduction are suggestive of ischemic heart disease but they are non-specific, ठीक है. तो आप इसके ऊपर डायग्नोज नहीं कर सकते, since they can also occur in precardial, myocardial or valvular heart disease. So dynamic ST segment changes and T wave changes that accompany the episodes of angina and disappear thereafter are more specific. मतलब जिस वक्त पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है उस वक्त अगर आपने करवाया ECG और उसमें ST segment और T wave की changes आ गई, repolarization यानी inversion of T waves आ गए, कुछ भी आ गया, that accompany that जिस वक्त अंजाना हो रहा था उस वक्त, और फिर जब पेशेंट ठीक हो गया तो ये चीज़ें भी ठीक हो गई ECG की चेंजेस, तो ये बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है. तो इतना कोई मिल नहीं रहा होता उस टाइम, आप करा नहीं रहे होते, आपके पास पेशेंट आता है, आप हिस्ट्री लेते हैं, डायबिटिक है आपने हिस्ट्री ली, चेस्ट पेन की उसने कहा कभी कभी चलने में होता है, तो अब हम इसको वो तो नहीं कर सकते ना, आपको इसको एवालुएट करना है, ठीक है. तो उसने अगर आपको ये ईसीजी दिखाया और वो नॉर्मल आ गया तो आप ये तो नहीं कह सकते उसका अंजाना नहीं है. अब क्या करेंगे आप जो नहीं करते लोग मेरे पास पेशेंट आते हैं इतने रोल रहे होते हैं, लो हर दफा चेस्ट पेन हुआ, कार्डियोवैस्कुलर गया, उन्होंने कहा नहीं ईसीजी सही है आप जाएं, कुछ नहीं है. क्या मतलब कुछ नहीं है भाई, तो आप उसको स्ट्रेस टेस्टिंग या कुछ लिख के तो देना, बताएंगे वो बाद में करवाया. तो स्ट्रेस टेस्टिंग आपको डायग्नोज करेगी अब ये इस्केमिक हार्ट डिजीज. तो cardiographic stress testing is the most widely used test for both the diagnosis of ischemic heart disease and the estimation of risk and prognosis. Involves recording of the 12 lead ECG before, during and after exercise, usually on a treadmill, ठीक है. एक जब पेशेंट गया उसका निकाल लिया, फिर उसको वॉक कराई इस ट्रेडमिल में और उसमें जो है वर्क लोड आप बढ़ाते गए, फिर उसके बाद आप पूरा मॉनिटर कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद आफ्टर एक्सरसाइज ट्रेडमिल में आपने किया, तो उसमें अगर चेंजेस आ जाए उस वक्त, ठीक है. चेंजेस भी क्या होती हैं, अगर ST सेगमेंट डिप्रेशन हो जाए 2 मिलीमीटर से ज़्यादा लीड्स में, और क्या हो जाए, और तो फिर आप उसमें मतलब या तो फ्लैट हो जाए या डिप्रेशन हो जाए 2 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो ये डायग्नोज कर लेगा आपका ड्यूरिंग स्ट्रेस टेस्टिंग. अब दूसरा जो है ना फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्टिंग भी होती है, उसमें कार्डियक इमेजिंग कर लेते हैं व्हेन रेस्टिंग ECG इज एबनॉर्मल. अब ज़्यादातर उन पेशेंट का करते हैं जो जिनका ECG बेसलाइन थोड़ा एबनॉर्मल आया है, स्ट्रेस मायोकार्डियल रेडियोन्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग आफ्टर द इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थैलियम 201 और 99 टेक्नीशियम सिस्टमीबी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इसको फार्माकोलॉजिक स्ट्रेस टेस्टिंग. या मैं तो ये करती हूँ कि अगर पेशेंट को बिल्कुल स्टेमिना ही नहीं है वॉक करने का
तो एक्सरसाइज टेस्ट भी वो नहीं कर पाएगा, इनकन्क्लूसिव आ जाएगा फिर ईजीजी, तो बेहतर है कि उसकी जो है ना थैलिया में स्कैन करा लें। अब फिर एकोकार्डियोग्राफी, इट इज़ यूज्ड टू असेस left ventricular function in patients with chronic stable angina and patients with history of a prior myocardial infarction, pathologic Q waves or clinical evidence of heart failure। फिर होता है अगर आपको मतलब ये कि स्ट्रेस टेस्टिंग में आ गया पेशेंट का कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कंफर्म हो गई, तो फिर कॉर्नरी आर्टियोग्राफी एंजियोग्राफी diagnostic method outlines the lumina of coronary arteries and can be used to detect or exclude serious coronary obstruction। ठीक है। अब फिर उसके बाद मैनेजमेंट में वही रीवेस्कुलराइजेशन होती है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पीसीआई और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सीएबीजी जिसे कहते हैं। अब ना बड़ा अच्छा सा ये मेरा ख्याल में हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। सॉरी, अब देखें इस थोड़ा सा मैंने इस्केमिक हार्ट डिजीज आपके लिए लिखी है। Ischemic heart disease is a condition in which there is an inadequate supply of blood and oxygen to a portion of myocardium. It typically occurs when there is an imbalance between myocardial oxygen supply and demand। ठीक है, इसलिए exertion में होता है। The most common cause of myocardial ischemia is atherosclerotic disease of epicardial coronary artery or arteries sufficient to cause a regional reduction in myocardial blood flow and inadequate perfusion of the myocardium supplied by the involved artery। ठीक है। Epidemiology and global trends क्या है? Ischemic heart disease causes more deaths and disability and incurs greater economic cost than any other illness in the developed world। यानी कि developed world में ही आप देख लें कितना economic burden है इसका। Ischemic heart disease is the most common serious chronic life-threatening illness globally। Over 200 million people live with ischemic heart disease। 200 million, over 200 million। रिस्क फैक्टर्स आप देखें, अब जब भी आपके पास पेशेंट आता है हाइपरटेंशन को, डायबिटीज़ को या हाइपरलिपिडीमिया हो, रिस्क फैक्टर्स इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के वही अपनी फाइल में ना आप लिखें। क्या जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री लिया आपने है, ठीक है, एक रिस्क फैक्टर हो गया। मेल जेंडर, एज अबव 50, हाई फैट एंड एनर्जी रिच डाइट, smoking, sedentary lifestyle, obesity, insulin resistance, type 2 diabetes mellitus और hypertension। ठीक है। अब आप देखें पेशेंट होते हैं, अक्सर मैंने देखा कि एक पेशेंट था, उसकी बेगम मुझसे बहस कर रही है, कह रही है इनको हार्ट अटैक हो गया, यानी कि चेस्ट पेन हुआ और बस वो भागे वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर और उनको पता चला हार्ट अटैक हो गया। क्यों हुआ इनको हार्ट अटैक? क्यों? इनको तो ये वॉक भी करते हैं, ये सिगरेट भी नहीं पीते, इनका जो है ये भी सही है, इनको ना डायबिटीज़ है। अरे भाई मैंने कहा क्या मतलब, बहस, पता है मुझसे बहस करनी। मैंने कहा कि देखिए फैमिली हिस्ट्री है, सॉरी मेरा घड़ी में हाथ लग जाता है, ये बोलना छूट जाता। मतलब मेल हैं 65 ईयर्स के, ठीक है, मेल और एज अबव 50, दो फैक्टर रिस्क फैक्टर्स तो ये हो गए। हाई फैट एंड रिच डाइट, और मतलब ये कि सेंट्रल ओबेसिटी थी उनको, ठीक है। तो अब ये एक रिस्क फैक्टर। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कंप्यूटर में बैठे काम करे जा रहे हैं, स्मोकिंग अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ओबीज हैं आप हैं, और जो है वो फैमिली हिस्ट्री है आपकी, और मेल जेंडर है आपका, और एज अबव 50 है, तो 4 तो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए भाई। अब ये क्या बहस करनी है? और वरना में तो कोई भी बीमारी किसी वक्त भी दे सकता है, ये तो रिस्क फैक्टर्स है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता कि हाइपरट्रोफिक इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी हो, कुछ और हो, तो सडनली मर जाएगा बंदा, तो वो तो ये भी नहीं करते थे, वो भी करते थे, वॉक भी करते थे, तो आप लड़ना ही शुरू कर देंगे डॉक्टर से, बताओ। तो अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इस्केमिया इज द कंसेप्ट ऑफ मायोकार्डियल सप्लाई एंड डिमांड। In normal conditions, for any given level on a demand for oxygen, the myocardium will control the supply of oxygen-rich blood to prevent underperfusion of myocytes and subsequent development of ischemia and infarction. Major determinant जो है ना, फिजियोलॉजी थोड़ी सी आप देख लें कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड की क्या होती है। हार्ट रेट होता है सबसे पहले, फिर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है,
और दूसरे मायोकार्डियल वॉल टेंशन होती है, ठीक है। An adequate supply of oxygen to the myocardium requires a satisfactory oxygen carrying capacity of the blood determined by the inspired level of oxygen, pulmonary function, hemoglobin concentration and function, and an adequate level of coronary blood flow. Blood flows through the coronary arteries in a phasic fashion with the majority during diastole. Resistance to coronary blood flow occurs. Autoregulation और metabolic theory है, मतलब ये कि हर हमारे टिश्यू में जो ब्लड जा रहा है ना उसको अल्लाह मैंने ऑटो रेगुलेशन पे रखा हुआ है। यानी अगर पहले से सेल्स में जो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है तो वहाँ की जो कैपिलरीज हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे वो ब्लड की ज़रूरत नहीं है तो वो वहाँ नहीं जाता। जिनमें ज़रूरत होती है, जिनमें ऑक्सीजन लैक होता है, वहाँ पे जो है वो डायलेट हो जाते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और वहाँ पे ब्लड चला जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑटो रेगुलेशन या मेटाबॉलिक थ्योरी। मेटाबॉलिक थ्योरी से मतलब ये है कि अगर न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर, टिश्यू में सेल के अंदर कम हो और ऑक्सीजन सारी यूज्ड अप हो गई हो सेल्स में, तो ज़ाहरी बात है कि मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, एडिनोसिन, हिस्टामीन, इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं जो मीडिएटर्स हैं और वो वेज़ोडाइलेटर भी हैं, ठीक है। तो वेज़ोडाइलेटर हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लड ज़्यादा आ जाएगा तो डिमांड पूरी हो जाएगी ऑक्सीजन की, सही है। तो इस तरह से हमारा ये फिजियोलॉजी है हमारी नॉर्मल। By reducing the lumen of the coronary arteries, atherosclerosis limits appropriate increase in perfusion when the demand for more coronary blood flow occurs. When the luminal reduction is severe, myocardial perfusion in the basal state is reduced. अब वो तो हम नॉर्मल उसके ल्यूमन की बात कर रहे हैं ना। जब नॉर्मल है तो ऑटो रेगुलेशन और मेटाबॉलिक थ्योरी के वजह से डायलेट हो जाएगा और ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी, डिमांड पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ल्यूमिनल ही रिडक्शन हो गई है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है, तो कॉर्नरी ब्लड फ्लो कैन ऑल्सो बी लिमिटेड बाय स्पाज्म, वेजोस्पास्टिक एंजाइना भी हो सकता है। तो व्हेन द ल्यूमिनल रिडक्शन इज सीवियर, मायोकार्डियल परफ्यूजन इन द बेसल स्टेट इज रिड्यूस्ड, आर्टीरियल थ्रोम्बा, रियरली कॉर्नरी एम्बोला एंड ऑस्टियल नैरोइंग बाय एओर्टाइटिस, ये भी हो सकता है। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया कैन ऑल्सो अकर इफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन demands are increased and when coronary blood flow may be limited, as occurs in severe left ventricular hypertrophy due to aortic stenosis. The latter can present with angina that is indistinguishable from that caused by coronary atherosclerosis, largely owing to subendocardial ischemia, ठीक है। तो उसको भी एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है। अब कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस के ना मेजर साइड जो है एपिकार्डियल कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं स्क्लेरोटिक डिजीज़ के लिए, और इसके मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं हाई लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, यानी कि एलडीएल जो है वो बढ़ा हुआ हो, सिगरेट स्मोकिंग करता हो कोई पेशेंट, या उसको डायबिटीज़ हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस का सबब होती हैं। अच्छा, हम ये ट्रीटमेंट जो है स्टेबल एंजाइना का वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आप जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे भाई प्रॉब्लम क्या है एंजाइना का, और अगर उसमें ईसीजी नॉर्मल भी आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ईसीजी नॉर्मल आ जाए तो उसको एंजाइना ना हो, तो आपने फिर उसको स्ट्रेस टेस्टिंग से या एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जैसा मैंने अभी बताया था आपको, और दूसरे जो है वो फार्माकोलॉजिक स्ट्रेस टेस्ट जो होता है यानी कि थैलियम स्कैन, उससे आप कंफर्म कर लेंगे। और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्रावेटिंग फैक्टर्स है, उनको ट्रीट करना, जैसे एनीमिया है वो प्रेसिपिटेट करेगा एंजाइना को, तो एनीमिया ट्रीट करें, थायरोटॉक्सिकोसिस है तो वो ट्रीट करें। फिर रिकमेंडेशन फॉर एडेप्टेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसको एक्सरसाइज के लिए इनक्रेज करें। ट्रीटमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, अब बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं अनमॉडिफाइबल हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो मॉडिफाइबल हैं वो जैसे सिगरेट स्मोकिंग है तो वो बंद करवा दीजिए, हाइपरलिपिडीमिया है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं तो उनको ट्रीट करिए, ठीक है, क्योंकि ये एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अगर ओबीज़ हैं तो उनका वेट रिडक्शन करवाने के लिए डाइटरी एडवाइस दीजिए, ठीक है। उनको जो है
जो जैसे हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट करें, और डायबिटीज़ है तो उसको ट्रीट करें, ठीक है। और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारे हमने कर लिए ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब हो गया, ठीक है। अब फिर ड्रग थेरेपी पे आ जाएं। अब ड्रग थेरेपी जो है एंजाइना के लिए, वो क्योंकि एंजाइना में जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं वो स्टीनोज हो गई हैं, उनका ल्यूमेन छोटा हो गया है, ब्लड सप्लाई उनकी रुक रही है, ठीक है। और तो फिर हम ऐसे करेंगे ना कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले एजेंट्स जो होते हैं वो होते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये जब मेटाबोलाइज होते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो गुआनिल साइक्लेज एंजाइम के साथ मिलके और बनाती है साइक्लिक गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से वीनोडाइलेटेशन, वेजोडाइलेटेशन जो आती है, वीनोडाइलेटेशन की वजह से जो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है, उसकी वजह से जो है वो स्ट्रेस टेंशन वॉल की कम हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जो वेजोडाइलेटेशन होगी उसकी वजह से कॉर्नरी जो एपिड्यूरल कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं उनमें ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप फिर बहुत सारी चॉइसेस हैं उसकी, तो मतलब एज़ नीडेड बेसिस पे तो आप जो है वो सबलिंगुअली देते हैं, ठीक है। तो ये दे दिया आपने। फिर उसके बाद दूसरे जो एजेंट्स हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन की डिमांड को, मतलब मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देंगे। कैसे? हार्ट रेट डिक्रीज़ करके, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करके, सही है। तो ये आप बीटा ब्लॉकर्स देते हैं इसमें। और बीटा ब्लॉकर्स जो है ना, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो फिर जैसे किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे, अगर ब्रेथियरिथमियाज हो रहे हैं, या फिर जो है वो COPD है, एस्थमा है, उसमें आप नहीं दे सकते, या फिर जो है क्या है या फिर सिक साइनस सिंड्रोम है। तो इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन हो तो वहाँ पे आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हैं वो भी वेजोडाइलेटर होते हैं, और वो जो है सोडियम को इनहिबिट करते हैं सेल में चांसेस, जिसकी वजह से कैल्शियम भी कम हो जाता है, कैल्शियम का लोड, और उससे जो है ना वेजोडाइलेटेशन होती है और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो उसमें अभी हम आगे देख लेते हैं कि मतलब उसके कितनी टाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद है आप क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, एस्प्रिन देंगे। एस्प्रिन जो है साइक्लोऑक्सीजनेस को जो है वो इनहिबिट करती है, तो उसकी वजह से प्लेटलेट की एक्टिवेशन नहीं होती, और दूसरे एंटी थ्रोम्बोटिक इफ़ेक्ट होता है थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड। और उसके अलावा जो है ADP के जो रिसेप्टर्स हैं, क्लोपिडोग्रिल अगर आप दें तो वो उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। और प्लेटलेट की बाइंडिंग या एडिशन उससे ख़त्म होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट चॉइस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर ये ड्रग्स हो गई। फिर उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ रीवैस्कुलराइजेशन। अब अगर किसी को स्टेबल एंजाइना है, आपने मेडिकली उसको ट्रीट करके देखा, अगर जो है ना वो सही हो रहा है तो उसी पे आप रखें, नहीं तो बार बार हो रहा है, मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी आपने दे दी, उससे भी जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप रीवैस्कुलराइजेशन यानी कि एंजियोग्राफी फिर करनी होगी। फिर उससे देखना होगा कि क्या चीज़ उसके लिए सूटेबल है। अगर सिंगल वेसल डिजीज़ है, एमिनेबल है एंजियोग्राफिक इंटरवेंशन के लिए, तो उसमें आप PCI यानी परक्यूटेनियस कॉर्नरी PCI इंटरवेंशन, ठीक है, वो कर देंगे। फिर उसके बाद जो है अगर 3 वेसल डिजीज़ है, एमिनेबल भी नहीं है,
कि उसकी एंजियोप्लास्टी हो सके, तो फिर इन केसेस में जो है फिर CABG, कार्डियक बाईपास सर्जरी, कॉर्नरी बाईपास सर्जरी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें जो है ना, इन्होंने बड़ा अच्छा सा ये चार्ट था, अगर आप देखें कि पहले इनिशिएट, वही जो मैंने चीज़ें बताई, इनिशिएट मेडिकल थेरेपी, डिक्रीज डिमांड इस्कीमिया, मिनिमाइज IHD रिस्क फैक्टर्स और एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल, ठीक है। हाई रिस्क फीचर्स अगर हैं, लो एक्सरसाइज कैपेसिटी है, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% है, ACS की प्रेजेंटेशन है एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के साथ, नहीं अगर तो एक्सर्शनल डिस्निया है, अगर सिम्टम कंट्रोल हो रहे हैं यस, तो फिर आप कंटिन्यू मेडिकल थेरेपी रखेंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो रेफ़र फॉर कॉर्नरी एंजियोग्राफी, ठीक है। एनाटमी सूटेबल फॉर रिवस्कुलराइजेशन यस, अगर है तो सिंगल वेसल डिजीज़ है तो पर क्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन यानी कि एंजियोप्लास्टी आप करवा देंगे, और अगर मल्टी वेसल डिजीज़ है तो असेस करेंगे, PCI से एमिनेबल है तो वो करेंगे, वरना तो वर्सेस CABG। और अगर रीवेस्कुलराइजेशन के लिए ही जो है वो एमिनेबल नहीं है, या पेशेंट में अदर मतलब रिस्क फैक्टर्स हैं उसके, तो फिर कंसिडर अनकन्वेंशनल थेरेपीज़, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा इन्होंने ये देखें नाइट्रोग्लिसरीन, इसकी डोसेस वगैरह इसमें बताई हुई हैं, और कब कब देना है आपको ये उस चार्ट में दिखाया हुआ है। फिर है बीटा ब्लॉकर्स का, तो कौन कौन से हैं, एसीब्यूटेलॉल, एटिनोलॉल, बीटाक्सोलॉल, बाइसोप्रोलॉल, एजिमोलॉल जो आप इंट्रावीनस दे सकते हैं, लेबिटोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेडोलॉल, नेबीविलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेरानोलॉल, एंटिमोलॉल। तो ठीक है, ये हो गया। फिर आपके आगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें डाईहाइड्रोपायरिडीन ग्रुप जो है उसमें एम्लोडिपीन, फेलोडिपीन, इसराडिपीन, निकार्डिपीन है और नेफिडिपीन है और निजोलिडिपीन है, ठीक है। और नॉन डाईहाइड्रो पायरिडीन ग्रुप में डिल्टियाजैम और वीरापेमिल है। अब इनके जो है आपको सबके साइड इफ़ेक्ट्स आपको आने चाहिए ना, तो वो आप देख लें कि डिल्टियाजैम और वीरापेमिल आप किस में नहीं देंगे, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्रेडिकार्डिया, अगर पहले से ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को तो आप नहीं देंगे, एडिमा, और वीरापेमिल हाइपोटेंशन, मायोकार्डियल डिप्रेशन, हार्ट फेलियर में नहीं देते, एडिमा और ब्रेडिकार्डिया में, ठीक है। और क्या है, अच्छा, फिर यहाँ पे इन्होंने एंटी एंजाइनल एजेंट्स की सारी जो है ना वो लिखे हुए हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शंस लिखी हुई हैं, और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो सब आपको आने चाहिए। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, उसका सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो क्या है, हेडेक है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर, फटीग, डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, अभी मैंने बताया था, हार्ट ब्लॉक, ब्रोंकोस्पाज्म, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी COPD और एस्थमा में, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, उसमें ब्रेडिकार्डिया, हार्ट कंडक्शन डिफेक्ट, लो इजेक्शन फ्रैक्शन और कॉन्स्टिपेशन, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अच्छा, फिर है दूसरी भी ड्रग्स हैं, जैसे रेनोलजीन है, उससे जो है डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन होती है। सही है। ये क्या करता है, रेनोलजीन जो है ना वो क्या करता है, ये तो नहीं सोडियम को डिक्रीज़ करता, इसका सोडियम चैनल को ये इनहिबिट करता है ताकि कैल्शियम चैनल भी जो है ना वो इतना कैल्शियम का ओवरलोड ना हो, ठीक है, और वेज़ोडाइलेशन हो जाए। अच्छा, एक पर्टिकुलर चैलेंजिंग प्रॉब्लम आती है, इज़ द एवेलुएशन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स with persistent ischemic type chest discomfort but no flow limiting obstruction in their epicardial coronary arteries। मतलब ये कि पेशेंट को हो रहा होता है persistent ischemic type chest पेन भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये कि जब उनका
एंजियोग्राफी की जाती है तो उसमें नॉर्मल आता है वो। तो दिस सिचुएशन अराइजेज मोर ऑफ्टन इन विमेन दैन इन मैन। पोटेंशियल इटियोलॉजीज इंक्लूड माइक्रोवेस्कुलर कॉर्नरी डिजीज detectable on coronary reactivity testing in response to vasoactive agents such as intracoronary adenosine, acetylcholine and nitroglycerin and abnormal cardiac nociception। अब देखें अगर इस तरह हो रहा हो, वैसे मैं आपको बताऊं इतनी अफसोस की बात है ना कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं ज़्यादातर ज़ाहिरी बात है कि मेल्स ही होते हैं और मतलब औरतों का इतना मजाक उड़ाते हैं। अच्छे बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट की मैं ये बात बता रही हूँ, एक मेरी जानने वाली थी बेचारी, और उनकी एज भी जैसे पोस्ट मीनोपॉजल, और मतलब उनके रिस्क फैक्टर्स भी थे, यानी हाइपरलिपिडीमिया था, उनको हाइपरटेंशन था, और उनकी जो है वो गई कार्डियोलॉजिस्ट के पास, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, पता है नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट, हम नाम नहीं बता रही है, उनके पास गई वो, उन्होंने जो है वो बस सिम्टम्स सुन के और एंजियोग्राफी कर दी उनको दाखिल करके। बताएं ज़रा, ना जो है उन्होंने चेस्ट पेन उनको होता था थोड़ी देर के लिए और फिर ठीक हो जाता था, मतलब कोई 4-5 हफ्तों से उनको कभी कभी हो जाता था। तो उन्होंने बग़ैर उसको कंफर्म किए हुए, ना उन्होंने थैलियम स्कैन कराया, ना उन्होंने एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कराया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मतलब ये कि उनसे पैसे बस निकलवा रहा हो एंजियोग्राफी के, और एंजियोग्राफी उनकी नॉर्मल आ गई। तो सारे डॉक्टर्स मतलब हंस रहे हैं। सोचें आप ज़रा, एम्पैथी का ज़रा लेवल आप देखें, कोई कुछ नहीं पेशेंट से मतलब हंस रहे हैं कि बस मतलब औरतों को तो देखो कुछ होता है नहीं वैसे ऐसे ही, यानी कि अब मुझे देखें आप, इसमें हैरिसन में लिखा हुआ है कि औरतों की मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लिफ्ट ही नहीं कराते उनको तो कहते हैं कि नहीं औरतों को तो हो ही नहीं सकता। हालांकि पोस्ट मीनोपॉजल 60 ईयर्स से अगर ज़्यादा है तो 50 ईयर्स के आदमी के बराबर उतना ही उसको डेंजर है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, ठीक है। लेकिन आदमियों में मोर्टेलिटी कम होती जा रही है और औरतों में इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए कि मतलब उसको डायग्नोज नहीं करते ना, इसी तरह मजाक उड़ा देते हैं, उसी तरह फिर उसके बाद ना कुछ नहीं बताया। अब देखें, अब इसमें आप देखिए पोटेंशियल इटियोलॉजी में ये बता रहे हैं, अगर आपने ये इस सूरत में है कि फ्लो लिमिटिंग ऑब्स्ट्रक्शन है उनके, नो फ्लो सॉरी मतलब कि एंजियोग्राफी करी तो आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिली, लेकिन आप अगर उनका स्ट्रेस टेस्ट करेंगे तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है इस्कीमिया के लिए, लेकिन ये कि फिर एंजियोग्राफी में कुछ नहीं आता। तो आपने एक तो पहले जिनका मैं बता रही हूँ उनकी तो आपने कंफर्म ही नहीं किया, एक तो पहला इतना बड़ा ब्लंडर तो आपने ये मारा कि वो कंफर्म नहीं किया और डायरेक्ट आपने एंजियोग्राफी कर दी, और फिर उसके बाद ही करते हुए जो है पेशेंट को मतलब इतना एम्बेरस किया उस वुमन को, और जो है कुछ नहीं है आपको कुछ नहीं है क्या, आप उस वक्त इंट्राकॉर्नरी ये करते हैं ना फिर रिएक्टिविटी टेस्टिंग in response to vasoactive agents such as intracoronary adenosine, acetylcholine, nitroglycerin, क्योंकि उसको हो सकता है कि माइक्रोवेस्कुलर कॉर्नरी डिजीज़ होती। अच्छा, इसको जो है ना हम सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। अब इसका फिर है कि अगर आपको एंजियोग्राफी में कुछ नहीं मिला लेकिन आपको IHD उसकी कंफर्म हो गई थी थैलियम स्कैन से या एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट से, और उसको बिल्कुल टिपिकल यानी कि उसको अंजाइना हो रहा था एक्सर्शन में और रेस्ट से उसके रिलीव हो रहा था, तो फिर आपको चाहिए उसको आप नाइट्रोग्लिसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स आप उसको दें, उसका मजाक ना उड़ाएं। तो आप हैरिसन में पढ़ लें, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि औरतों की कॉम्प्लिकेशन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में अब ज़्यादा होती जा रही हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल मतलब ये कि उनको कह दिया जाता है नहीं ये तो नहीं है, और उनका इस तरह मजाक उड़ाया जाता है अगर उनकी एंजियोग्राफी जो है वो नॉर्मल आ जाए। सही है, और पहले आपने क्यों नहीं कंफर्म किया? इतना गुस्सा आता है ना मुझे। सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कार्डियक पेशेंट्स बिल्कुल रुल रहे हैं, यानी ना उनको जो है वो करते हैं एक्सक्लूड करते हैं ना इंक्लूड करते हैं। अरे भाई क्या है, मतलब अभी तो बस यानी अगर इमरजेंसी में आया है कोई कार्डियक यूनिट की इमरजेंसी में तो आप उसको भगा देंगे इसी तरह, उसको चेस्ट पेन हो रहा है आप कहेंगे नहीं अभी तो ECG आपका ठीक है, नहीं आपको कोई कार्डियक डिजीज़ नहीं है, तो ये तो कितना गलत है ना, वो बहुत बुरा है ये। चलें ठीक है, इतना काफ़ी है। वही मैंने हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 22nd एडिशन से लिया जो 2025 का लेटेस्ट बिल्कुल। ओके, अब मुझे ज़रूर लिखिएगा आप
इसको अच्छा दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें फिर एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के जो स्पेक्ट्रम है ना वो एक साइड पे तो उसके होता है एस टी एलिवेशन एम आई, जिसमें आपको एस टी एलिवेशन मिल जाएगा और कार्डियक एंजाइम बड़े हुए आ जाएंगे। दूसरी साइड पे होता है नॉन एस टी ए सी एस, यानी कि नॉन एस टी एलिवेशन एम आई मिलेगा, जिसमें ट्रॉप आया आप कराएंगे तो वो आपको बड़ा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया और नेक्रोसिस होती है, सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस मायोसाइट्स की, यानी फुल थिकनेस नहीं होती तो एस टी एलिवेशन नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको अनस्टेबल एंजाइना मिलेगा, यानी एंजाइना है और वो नहीं ठीक हो रहा और जो है वो रेस्ट में भी हो जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, 10 मिनट्स रह रहा है, तो फिर वो अनस्टेबल एंजाइना है और उसमें आप ड्रॉप टी कराएंगे तो वो आपका नॉर्मल आएगा। तो दोनों सूरतों में आप वही ट्रीट करेंगे उसको, यानी कि हेपरिन देंगे और ये एस्प्रिन देंगे और ये सारी जो ट्रीटमेंट है वो सब करेंगे। तो उसमें मैंने अब इतना सारा इंक्लूड नहीं किया, वो आप अलग से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अब नॉन एस टी एलिवेशन एम आई बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं बनस्बत एस टी एलिवेशन के, इसलिए कि काफ़ी उनकी रिस्क रिडक्शन सिगरेट स्मोकिंग लोगों ने डर से कम करती है, और हाइपरटेंशन इस्केमिक हाइपरटेंशन डायबिटीज़ ये अगर कंट्रोल है तो फिर जो है ना ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि नॉन एस टी एलिवेशन एम आई या एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम जिसमें अनस्टेबल एंजाइना ये ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन हो गई है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ज़रूर बताइएगा आप मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको। ओके, खुदा हाफिज़।